Hello everyone. I am back with the new lecture of your chapter number 5, the fundamental unit of life. ठीक है, और इस चैप्टर में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? तो अभी तक हमने बेसिक्स तो पढ़ ही लिया है, दैट इज कि एक सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, द मल्टी सेल्यूलर, द यूनिसेल्यूलर सेल्स, राइट, और उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं सेल की, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, इनको हमने देख लिया है। अब अंदर चलते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर अब चलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब आप जाते हैं बच्चों, तो आपको क्या देखने मिलता है कि आपके जो वो सेल्स हैं, देखो, मैं आप एक लेक्चर अलग से बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना आपकी एनसीईआरटी की, जहाँ पे सेल्स को कैसे वो किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, तो उन सब का मैं एक अलग सा लेक्चर आपको बना के दे दूंगी। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा आप ये, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल कवर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो सेल को हम उसमें चेक करते हैं ना माइक्रोस्कोप में, कैसे स्टेन करके एंड ऑल, वो सब मैं अलग से बना दूंगी आपको। तो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा यूँ स्टार्ट किया गया है कि जब आप अनियन पील या कोई भी सेल को जब पील ऑफ करते हो और जब चेक करते हो माइक्रोस्कोप में, तो कई सेल्स में जैसे हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दी, कईयों पे सैफ्रोनिन नाम के केमिकल, ये सब मैं समझाऊंगी बच्चों ये क्या है ना, आप परेशान मत होना। तो इन सब सेल्स में क्या होते हैं कि हर सेंटर में ना, आपको तो पता ही है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। तो न्यूक्लियस होता है, जो जब हम चेक करते हैं ना माइक्रोस्कोप में, तो देखो एक चीज़ आती है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं स्टेन। ठीक है, स्टेन क्या होता है? दाग। तो जब हम सेल्स, कोई भी सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना बच्चों, तो क्या होता है कि वो सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसे, भाई माइक्रोस्कोप की जो लेंसेस होती हैं वो खुद भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले लेंसेस, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस क्रिस्टल क्लियर होते हैं। तो और सेल्स भी कुछ वैसे होते हैं, दिखेंगे नहीं, इस वजह से उनको स्टेन करना ज़रूरी होता है। स्टेन यानी दाग लगाने, यानी कि कलर ऐसे डाल देते हैं जिससे कि वो कलर वो पकड़ ले तो आसानी से दिख जाए, वैसा। अंडरस्टूड? लेकिन हर सेल हर सेम कलर जो है वो नहीं पकड़ता, कोई कोई कलर ज़्यादा पकड़ता है, कोई कोई। कपड़ों में नहीं होता, देखते हो ना, कपड़ों में कोई सिंथेटिक कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा कलर नहीं पकड़ पाते हैं, उनको होली पे भी रंग लगा दो तो धुल जाते हैं। लेकिन वही कॉटन के कपड़ों पे अलग अलग कलर बिल्कुल दब के पकड़ता है। तो वैसा ही सेल भी है। तो आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि सेल को देखते समय जब हम ऐसे ही करके स्टेन करते हैं, अलग अलग कलर डाल के, और कलर इन द सेंस केमिकल होते हैं, वो जो कलर्ड केमिकल्स होते हैं, तो उनके अपने अपने नेम्स होते हैं। जैसे सबसे फेमस स्टेनिंग कलर जो है वो है सैफ्रोनिन। तो सैफ्रोनिन बहुत फेमस है। उससे जब हम स्टेन करते हैं तो सेल के बीचों बीच एक बहुत डार्क कलर का स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और वो न्यूक्लियस जो है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी डार्क। तो सेल के अंदर जब आप न्यूक्लियस को देखते हो, जैसे सपोज ये सेल है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ गया और उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो ऐसे करके बीच में बिल्कुल डार्क कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और इसके आसपास जो चीज़ होती है वो होती है, बिल्कुल इससे लगा हुआ होता है, ऐसे करके बिल्कुल लगा हुआ होता है, यूं। ऑलमोस्ट इसके जो बाउंड्रीज है ना, उससे बिल्कुल सटा हुआ होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसे लगा हुआ होता है। ऐसा, ठीक है। तो ये बीच का जो डेंस मटेरियल है वो हो गया, वो डेंस मटेरियल हो गया न्यूक्लियस बीच वाला, ये जिसको मैंने बहुत मेहनत से
डार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर बाद में चलेंगे। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर न्यूक्लियस। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और ये कब किया था? 1831 में। तो प्रोटोप्लाज्म का वन ऑफ द मेन हिस्सा हो गया। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको सिखाया हुआ है, रिमेंबर। तो प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया हुआ था। और न्यूक्लियस जब भी पढ़ो तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें टोटल 4 चीज़ों को कंसिडर करना होता है। इसमें मतलब जब भी पढ़ो ना, तो जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो है, एक तो इसके सबसे बाहर का पोर्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स होती है इसकी। सो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फ्लूइड यानी भाई जेली लाइक, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना वैसा। देन कम्स द क्रोमैटिन मटीरियल, and then comes the nucleolus, ठीक है। ये 4 चीजें आपको पढ़ना होता है when you are studying a nucleus। और इन चारों की लोकेशन क्या है? तो ये येलो जो मैंने मोटा बनाया है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें मैं एक काम करती हूँ, एक और इसको लेयर दे देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सो आई विल जस्ट पुट one more layer to it। ओके, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, 2 लेयर, फाइन। और इसके अंदर क्रोमैटिन मटीरियल। तो क्रोमैटिन मटीरियल, कलर 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 कलर, I'll take a पिंक कलर। तो यूँ ऐसे क्रोमैटिन मटीरियल होता है। और क्रोमैटिन मटीरियल के आसपास में आपको मिल जाएंगे एक बहुत ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियस। ये जो है वो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस होता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो पिंक कलर का है ये है क्रोमैटिन मटीरियल। अब चारों के फंक्शन ध्यान से सुन लो आप। इसमें ये जो जेल, न्यूक्लियोप्लाज्म तो जेली लाइक फ्लूइड है जो इसमें अंदर में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो खैर ओवरऑल स्प्रेडेड है, तो उसको अपने को वैसे मैं कहाँ, मतलब लेबल तो मैं कहाँ ही करूँ, है ना। यहाँ पे ये पूरे में न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए वी कैन राइट इट्स अ जेली लाइक, रुको, चेंज द कलर। सो जेली लाइक फ्लूइड, ओके। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेली लाइक फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा अंदर में, ओके। एंड इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में वो क्रोमैटिन थ्रेड्स कंटेनिंग क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। अब मतलब बाहर से अंदर चलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड द इंटरनल न्यूक्लियोलर कंटेंट। जो भी न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट है उनको एनक्लोज करके रखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, जो कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बच्चों छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स मिल जाएंगे। हाउ शुड आई क्रिएट इट? क्या दिखेगा आपको? रेड। मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जगह जगह न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। ये ओपन्ड होते हैं। I want to just tell you कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर
पोर्स। क्यों? क्योंकि अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस चीज को बाहर तक लेके जाना पड़ता है और बाहर से इंपॉर्टेंट चीजें अंदर भी आनी होती हैं। तो जब इन चीज़ों का आदान प्रदान कराना है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ पोर ना, कुछ गैप नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे होगा। सो जो भी कंटेंट सेल के ये बाहर की तरफ जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनको अंदर अगर जाना है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये पोर के थ्रू होगा, और अंदर से चीज़ें बाहर आएंगी तो भी पोर के थ्रू होगा। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज कंटेन रेगुलर पोर्स। उसके बाद में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बीच में दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी होता है, उसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इन बिटवीन देयर इज अ गैप विच इज फिल्ड बाय द फ्लूइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियर पोर। ओके, उसके बाद में है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वही फ्लूइड है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वो क्रोमैटिन मटेरियल के थ्रेड्स को इनक्लोज करता है। नाउ कम्स द क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है इट इज एक्चुअली यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर्ड होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा सेल का, हम जो है ना बच्चों, वो हम इसलिए हैं, ये तो आपने भी सुना ही होगा कि वी आर वॉट एवर बिकॉज ऑफ आर ओन what do I call because of DNA, the DNA that we have, हमारे अंदर वही फीचर होता है जो हमारे DNA में होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स बनते हैं, या कोई भी बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो आप देखते हो कि बाहर में उसका वो पिक्चर डिस्प्ले कर देते हैं और उससे ये समझ आता है कि अच्छा इन फ्यूचर ये ऐसा दिखने वाला है। उसका ब्लूप्रिंट पहले से वो तैयार कर लेते हैं और पहले से वो लगा भी देते हैं सामने कि दिखता है हमें कि अच्छा ये इन फ्यूचर ऐसा दिखने वाला है। अंडरस्टूड? तो इन द सेम वे हमारा डीएनए हमारा ब्लूप्रिंट होता है। हम क्या होने वाले हैं वो हमारे डीएनए के अंदर होता है। अगर डीएनए में वो चीज़ है तो वो हमारे अंदर भी शो करेगा, और डीएनए में अगर वो चीज़ नहीं है तो हमारे अंदर शो नहीं करेगा। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एरिया है ना, ये उसी का एरिया है। सेल के इसी न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे अभी तो मैंने कहा क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, अब मैं कह रही हूँ डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सुनो क्या कनेक्शन है। देखो, ये जो थ्रेड्स है ना, ये थ्रेड्स एक्चुअली बने हुए होते हैं डीएनए से। मतलब ये देखो, ये मैं डीएनए बना रही हूँ। नाउ व्हाट इज डीएनए, मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, ये डीएनए है। तो ये एक्चुअली खुद में देख रहे हो उलझा हुआ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये। ओके, और ये ऐसा दिखता है, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है। अब ये बहुत सारे ऐसे होंगे तो ऑब्वियसली उलझे हुए धागे ही तो होंगे। अंडरस्टूड सी बात है। तो इसी डीएनए के स्ट्रेच को जब ये उलझा हुआ होता है तो वो क्रोमैटिन मटेरियल कहलाता है। दैट्स इट। कोई मतलब क्रोमैटिन मटेरियल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए के थ्रेड्स। ठीक है, तो बेसिकली वो सेम है, बस ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वो थ्रेड को हम क्रोमैटिन मटेरियल बोल रहे हैं और उसके इंडिविजुअल सिंगल यूनिट छोटा सा पार्ट को हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्रोमोसोम क्या है? राइट, तो क्रोमोसोम इज एक्चुअली द सुलझा हुआ फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, यानी कि सपोज मैंने आपको ऐसे उलझा हुआ धागा पकड़ाया है ना, थोड़ा मोटा वाला, और उसको मैंने आपको कहा कि बेटा मुझे इस उलझे हुए धागे के 2 इक्वल हाफ्स करने हैं। तब आप क्या करोगे? सबसे पहले कॉमन सेंस है, पहले उस उलझन को थोड़ा हम खोलेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही खोलेंगे। एक बार जब उसकी उलझन ठीक हो गई, उसके बाद में उस ओपन्ड धागे को हम ऐसे मेजर करेंगे। जब मेजर किया, मेजर करने पे जब देखा कि मतलब दोनों हाफ हाफ कट सकते हैं, फिर कैंची से आधा आधा काट दिया।
तो होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है ना भाई, एक सेल से नया सेल बनाना है, तो जब एक सेल एज इट इज इसकी एक कॉपी दूसरी बननी है, सेल डिवीजन में क्या होता है, जो ये है ऐसा ही एक और कॉपी सेल की बनानी होती है, क्योंकि सेल ही डिवाइड करेगा तो हम ग्रो करेंगे। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए इसके हर चीज अंदर जो है सब चीज की कॉपी होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों, होगी ना, होगी। होने के बाद में फिर हर चीज जो है वो नए सेल में जाएगा, डिवाइड करेंगे, अग्रीड। जैसे फोटोकॉपी कराना जाते हो आप, तो क्या करते हो, मान लो एक बुक की फोटोकॉपी करवानी है, तो फोटोकॉपी वाला क्या करेगा, पहले वो सारा जो बुक का कंटेंट है उसकी मान लो 2 कॉपी करानी है आपको, 2 दोस्तों को देनी है, आप अपनी बुक तो दोगे नहीं उसको, तो आपने फोटोकॉपी करवाया, तो उसने पहले तो क्या करेगा, वो पूरी बुक की कॉपी पहले निकालेगा, 2-2 हर पेज की 2-2 कॉपी निकालेगा। फिर जैसे कॉपी तैयार, उसके बाद वो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर करके पेजेस सेपरेट करेगा और 2 कॉपी फाइनली बना देगा। समझे मेरी बात को? तो वो वाली चीज है कि यहाँ पर भी सेल के ये जो भी मटेरियल है उनकी कॉपी होगी, तो पहले कॉपी हुआ, फिर कॉपीड पार्ट को दूसरे सेल में डाल के अलग कर दिया, यही होता है। तो द थिंग इज दैट कि इसको जब कॉपी करके अलग करना होता है तो ये कितना उलझा हुआ है, तो कॉपी करके अलग नहीं कर सकते, आपको पहले इसको सुलझाना होगा, फिर इक्वल हाफ में काट के फिर उसमें डालना होगा, ऐसे करना होता है। तो इसी का सुलझा हुआ फॉर्म, क्रोमैटिन इज लाइक उलझा हुआ, तो इसी का जो सुलझा हुआ फॉर्म है क्रोमैटिन थ्रेड का, उसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। तो इसी का सुलझा हुआ फॉर्म, सो इसके आगे आप लिख सकते हो, या तो मैं यहां कर देती हूं कि क्रोमैटिन थ्रेड्स व्हेन अरेंज themselves into X shaped structure, chromatin thread when arrange themselves into X shaped structure, then it is called as chromosomes। तो क्रोमैटिन का ही सुलझा हुआ फॉर्म क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये अभी यू 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 है, न्यूक्लियस का अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर थोड़ा सा, मान लो न्यूक्लियस का ये एक लेयर हो गया, ये इसका दूसरा लेयर हो गया, बीच में गैप होता है बट हम ऐसे दिखाएंगे नहीं, जगह जगह देखो पोर्स भी होते हैं, मैंने अपना काम बढ़ा लिया वापस, यूं होते हैं गैप, देन अगेन गैप, ऐसे बच्चों जगह जगह गैप होता है, तो बाहर के कंटेंट से अपना कनेक्शन। तो अंदर ये थ्रेड है और अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये देखो ये ऐसे गैप होता है, दिस इज योर न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये जो उलझन है ये सुलझ के, तो उलझन ये सुलझ के ये बन गया, तो ये कहलाता है क्रोमोसोम, दैट्स इट। अच्छा, और ये किन से बने हैं ये मैंने आपको समझा दिया, ये उलझन जो है ये बना हुआ है, ये रहा, ये है हमारा डीएनए, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, ये डीएनए, ये इस ऐसे उलझ के बैठा है, लेकिन जब इसको सेपरेट होना है तो ऐसे बन जाता है, तो इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है जीन्स। जीन्स कहाँ होते हैं?
तो जीन्स जो होते हैं वो एक्चुअली कुछ अलग सी चीज़ इन पे लगी हुई नहीं होती है। जो जीन होता है ना वो हमारे फीचर्स होते हैं, राइट। जैसे मेरी आंखें ब्लैक हैं, हेयर इज़ ब्लैक, स्किन इज़ वीटिश डार्किश, है ना। तो ये जो भी कलर होता है, ये वॉट एवर फीचर आई एम हैविंग या वॉट एवर फीचर यू आर हैविंग इज बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन योर डीएनए। तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो बच्चों याद रखना, भूलना मत कभी भी कि जीन्स ऐसा कोई अलग सी चीज़ यहाँ पे लगी हुई नहीं होती। जीन्स जो होते हैं वो पोर्शन ऑफ डीएनए होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, सपोज यहाँ पर, सपोज लेट अस सपोज यहाँ पर आई कलर का फैक्टर लगा हुआ है, मतलब इतना सा पोर्शन हमारे आई कलर के लिए कोड करता है, या आई कलर का इंफॉर्मेशन यहाँ है, तो ये एक जीन हो गया, अलग सा कोई चीज़ नहीं है। फिर मान लो आधा पोर्शन में कोई भी कैरेक्टर के लिए कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर का वो है कॉन्सेप्ट, मतलब हेयर कलर की इंफॉर्मेशन है, तो फिर वापस ये पोर्शन एक जीन कहला दिया। तो जीन्स आर वो फ्रैगमेंट जहाँ पे हमारे कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन लगा हुआ है, तो उन्हीं को जीन बोलते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल वो डीएनए का टुकड़ा है और कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, जो थ्रेड्स होते हैं वो किन से बने होते हैं? डीएनए। डीएनए के ही यहां लिख सकते हो आप, जीन्स क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। और डीएनए से क्या बना हुआ है? क्रोमैटिन मटेरियल, उसी का सुलझा हुआ फॉर्म हो गया क्रोमोसोम। तो ये दोनों तो बात एक ही है। और उसी डीएनए के पोर्शन में अगर कोई इंफॉर्मेशन है हमारे फीचर्स से रिलेटेड, तो उसको हमने जीन्स हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बच्चों इस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्रोमोसोम में क्या है। क्रोमोसोम में बेसिकली या क्रोमैटिन मटेरियल, इन दोनों में आपको क्या मिल जाएगा? दोनों चीज़ बने हैं, डीएनए और थोड़े अलग अलग से प्रोटीन्स होते हैं, उनको मिला के ये पूरा क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल बना होता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको जब भी न्यूक्लियस एक्सप्लेन करना हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब इसके फंक्शंस क्या लिखोगे न्यूक्लियस के? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? तो फंक्शंस में पहला, इट कंट्रोल्स द सेल्यूलर एक्टिविटी। जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है, मतलब सेल का पूरा कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस के हाथ में है, ठीक है। हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड डिविजन, सेल ग्रोथ और डिविजन में हेल्प करते हैं। देन स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जितनी भी अभी जैसे मैंने कहा जीन्स, ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही तो स्टोर कर रहा है ना। और हेल्प्स इन हेरिडिटी, मतलब कैरेक्टर, यही चीज़ जो नेक्स्ट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने वाला जो भी है वो ये देखता है। ठीक है, तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। और इस तरीके से आपको न्यूक्लियस को हैंडल करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस नहीं बताया मैंने, ओहो। न्यूक्लियोलस में आपको लिखना है, न्यूक्लियोलस जो है इट इज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस
ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हम पढ़ेंगे। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो, डीएनए का यूं समझ लो छोटा भाई है। डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनाया और आरएनए उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि क्या रोल आता है। अभी फिलहाल आरएनए डीएनए बेसिकली नाम याद रख लो। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास है, और आरएनए इन सब इंफॉर्मेशंस को डिकोड आगे कैसे वो करना है, कन्वर्ट करना है, उन सब में हेल्प करता है। तो छोटा भाई है, नाम याद रख लो बस, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये चारों पॉइंट्स न्यूक्लियस के ध्यान रखना। अच्छा, न्यूक्लियस जो हमने पढ़ा, या आपने कौन से सेल का पढ़ा है? यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ये भी आप भी जानते हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों, जैसे कि ये एक सेल हो गया, इसके कैप्सूल होता है, फिर ये सेल वॉल, एक सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये 2 लेयर्स होते हैं, और इसका डीएनए ऐसे बीच में ऐसे रहता है। ठीक है, ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमैटिन मटेरियल जो भी बोलो, वो ऐसे ओपन रहता है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और वो जो राइबोसोम्स हैं वो ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्लैजेला निकला हुआ होता है। तो ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है ये ऐसा होता है। और इनमें जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक, some are फोटोसिंथेटिक। तो फिर फोटोसिंथेटिक वालों में ऐसा क्या होता है? उनमें तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो उनमें आपको ध्यान रखना, दे हैव क्रोमैटोफोर्स। इनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, यानी ये वो वेसिकल्स होते हैं जिनमें कलर्ड पिगमेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो कलर्ड पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में वो क्लोरोफिल वगैरह कंटेन, लिख सकते हो कंटेन क्लोरोफिल। तो ऐसा है, मतलब एक वेसिकल जैसा होता है, बैग जैसा, वेसिकल जैसा, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियस का डिटेल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है, जो कि प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी आपने प्रोटोप्लाज्म का ही तो पार्ट पढ़ रहे हो, जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है, दे बोथ आर प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट हैज साइटोसॉल। साइटोसॉल पार्ट, मतलब 2 पार्ट्स में इनको हम पढ़ते हैं। साइटोसॉल कंटेन साइटोस्केलेटन, कुछ साइटोस्केलेटन यानी कि वो फाइब्रस फिलामेंटस मटेरियल, प्रोटीन्स होते हैं जो सेल में ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं वो, लेकिन सेल के शेप विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस of cell shape।
तो ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये वो स्केलेटन है जो सेल शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है, फाइब्रस होते हैं बिल्कुल। और दूसरा इसका पार्ट होता है, इसको यूं कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म। एक तो ये है और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये वो पार्ट होता है, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म इंक्लूजन वाले पोर्शन में आता है। तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में पढ़ा जा सकता है। ये सॉल्यूबल पार्ट होता है, तभी सॉल है, सॉल्यूबल एक्वियस पार्ट। जो साइटोसॉल होता है वो सॉल्यूबल एक्वियस पार्ट है, ओके। तो इसमें मतलब साइटोस्केलेटन है जो सेल शेप वगैरह मेंटेन करते हैं और ये सॉल्यूबल एक्वियस पार्ट में होता है। बाकी जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वाला पार्ट है वहां पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक केस में सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं बच्चों? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो जेली लाइक फ्लूइड है जो पूरे सेल में, जस्ट इमेजिन ना, एक स्विमिंग पूल इमेजिन करो और स्विमिंग पूल का बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर पूरा फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म हो गया, उसमें जितने भी बॉल्स हैं, वो ट्यूब्स हैं, वो सारे उसमें डाल दो, सब हो गए आपके सेल ऑर्गेनल्स। तो ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है, हालांकि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, मैंने अभी डायग्राम से समझाया। और साइटोप्लाज्म फंक्शन क्या करता है, इसके अगर आप फंक्शंस देखो तो पहला, इट इज द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पॉसिबल है, इधर उधर नहीं हो सकते, ठीक है। देन दूसरा है helps in exchange and distribution of materials। जो भी सामान चीज़ें हैं उनको सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको एक्सचेंज कराना, ये सारे काम जो है वो साइटोप्लाज्म देखता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक प्रोटोप्लाज्म हमारा हो चुका है, प्रोटोप्लास्ट पूरा हो चुका है। रादर प्रोटोप्लास्ट का पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हम, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है, वो भी अभी हो गया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि सेल में अब यही अंदर आ गए, मतलब हमने बाउंड्रीज पढ़ ली, अंदर का जो मेन न्यूक्लियस का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म वो पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब सिर्फ देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला लेक्चर। तो तब तक के लिए स्टडी दीज एंड स्टे वेल। थैंक यू।